बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक इंतहाई दिल को दहला देने वाली ख़बर है और बहुत, मैं तो ज़हनी तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हो गया हूँ वो मनाज़र देखने के बाद। उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको शो कर सकता हूँ, लेकिन वो भी हम आपको ब्लर करके दिखाएंगे क्योंकि पॉलिसी नहीं है, फिर बच्चे और ख़वातीन भी देखते हैं इस चैनल को। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है और बड़े भारी दिल के साथ मैं ख़बर दे रहा हूँ। मुझे आज समझ आई है कि हम लोग कितने बेहिस हैं। आज मुझे अपने लोगों पे और अपने आप पर शर्म आई है और मैं इसको बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। उसका रीज़न है, ये मनाजिर मेरे सामने पड़े हुए हैं। अशरफ नाम का एक पापड़ बेचने वाला है, गरीब आदमी, मेहनत कश। ये अपनी फैमिली के साथ छोटे से घर में रहता है, वहाँ पे ये पापड़ बनाता है और बनाकर पापड़ उसको ले जाकर बेचता है। ये पत्तों की में एक शादी की तकरीब हो रही थी, वहाँ पे आया और इसने अपने पापड़ वहाँ पे बेचने की कोशिश की। देखिए, नॉर्मली ये होता है कि जब शादी के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं और बच्चों के पास पैसे वैसे होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बेचने वाले आ जाते हैं। ऐसे ही अशरफ भी आया था और इसके ऊपर जेब काटने का इल्ज़ाम लग गया। अब इसने जेब काटी या नहीं काटी एक अलग कहानी है, लेकिन उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर तशद्दुद किया और ये मर गया मौके पर। इसको मारने के बाद उन्होंने इसकी लाश वहीं पे फर्श पे छोड़ दी। ये मुर्दा हालत में वहाँ पड़ा हुआ था और एक शख्स ने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो ने मुझे हिलाकर रख दिया है। ये मुर्दा वहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ था और सारे लोग खाना खा रहे थे इसके आसपास। फर्श पे एक लाश पड़ी है, एक मेहनत कश की, जो पापड़ बेच के अपने बच्चों का पेट पालता है। बज़ाहिर तो वो ऐसे ही है। चले मान लीजिए एक चोर की लाश पड़ी है जिसने जेब काटने की कोशिश की है और उसके आसपास बैठकर लोग गोल मेजों के ऊपर धड़ाधड़ सालन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं और दावत उड़ा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। किसी को उसकी लाश की हुर्मत का भी एहसास नहीं है। वो वहां पड़ा है जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पैसे कमाने आया था। पता नहीं उसके घर में बच्चे भूखे होंगे उसके मरने के बाद, लेकिन उसकी लाश जमीन पर पड़ी है और लोग खाना खा रहे हैं। आज मुझे समझ आई कि हम करप्ट को करप्ट क्यों नहीं समझते, बेईमान को बेईमान क्यों नहीं समझते, हम दीन फरोश को दीन फरोश क्यों नहीं समझते। मुझे आज समझ आई। मुझे आज समझ आई कि हम कितने बेहिस हैं और इसीलिए हम अपना मुस्तकबिल उन लोगों के हाथों में देते हैं जो सिर्फ हमें बिरयानी या कीमे वाला नान देते हैं। हमें तो सिर्फ इस बात से जो है वो खुशी मिलती है कि हमें बस खाना मिलना चाहिए। गैरत नाम की कोई चीज, एहसास नाम की कोई चीज वो हमारे अंदर नहीं है। ये बेहिसी नहीं है तो और क्या है। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, मेरा सर पीटने को दिल कर रहा है वो मनाजिर देखने के बाद। इंतहाई दुख हुआ मुझे, इंतहाई दुख हुआ। यानी सैकड़ों के मजमे के अंदर कोई एक भी गैरतमंद आदमी ऐसा नहीं था जो आगे बढ़ता और बढ़ के कहता जी इस लाश को उठाते हैं, इसको लेकर जाते हैं या इसको ढांप देते हैं या खाना अभी रोक दो, थोड़ी देर के लिए इसकी हुर्मत का एहसास कर लो। लेकिन नहीं, सबको खाना मिलना चाहिए, बस खाना मिलना चाहिए। किसी की तवज्जो नहीं होती कि वो जलसे के अंदर खड़ा हुआ आदमी क्या कह रहा है। कोई नहीं सोचता कि उसने पैसा एक नंबर तरीके से बनाया या दो नंबर तरीके से बनाया। कोई नहीं सोचता कि आपका मुल्क पीछे रह गया और इसका खानदान आगे निकल गया। सबकी तवज्जो एक ही चीज पे होती है कि ये जब बोल के खत्म करेगा, वहां टेंट के पीछे खाना खुलना है, जाके भाग के खाना खा जाएंगे। भाड़ में जाए इसका भाषण और भाड़ में जाए सियासत। एहसास ही नहीं है। तो इस तरह तो फिर इसी मुल्क के अंदर मैंने माइक किया एक आदमी के सामने लाहौर में, उसने कहा जी खाता है तो लगाता भी तो है। ये बेहिसी नहीं है तो और क्या है। तो भाई ऐसे ही हैं हम। ये हमारी असल शक्ल है जो हमें दिखाई दे रही है। अशरफ की लाश पड़ी है और सारे खाना खा रहे हैं। तो बड़े अफसोसनाक मनाज़र हैं। जी नाज़रीन, अब जो रूटीन की खबरें हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ी वो खबर देने के बाद और मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। अब जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। बैरूनी साजिश के ठोस सबूत मौजूद हैं इमरान खान साहब के पास। ये इमरान खान साहब ने मुझे बताया था और इसके अलावा असद उमर साहब ने आज इस मामले को न्यूज़ चैनल्स को भी बता दिया कि उनके पास कुछ चीज़ों के बड़े अहम
और ठोस सबूत मौजूद हैं। वो कौन सी चीज़ें? एक तो ये है कि इसके अंदर बैरूनी साजिश मुलव्वस है। इमरान खान साहब इसको साबित कर सकते हैं कि उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद और ये जो इस वक्त सारा मामला चल रहा है उनको निकालने के लिए इसके पीछे बैरूनी साजिश का हाथ है और बैरूनी हाथ इसमें मुलव्वस हैं और उनको निकालना चाहते हैं। वो सबूत तहलका खेज हैं, जब वो चाहेंगे तो उनको मंजर आम पर ले आएंगे। और मेरे ख्याल में अगर वो इस तहरीक अदम एतमाद से बच जाते हैं तो दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब ना करने की बुनियाद पर सिर्फ उनको ऑफ द रिकॉर्ड रियलाइज़ करवाया जाएगा और वो इन सबूतों को शायद सामने ना लेकर आए। लेकिन अगर इमरान खान साहब को निकाल दिया गया और वो लोग कामयाब हो गए तो फिर तो मुझे लगता है कि इस खेल में इमरान खान साहब के पास यही पत्ते चंद रह जाएंगे जिनको वो शो कर देंगे पब्लिक के सामने कि जनाब मुझे इन लोगों की वजह से निकाला गया है। इमरान खान साहब के पास हॉर्स ट्रेडिंग के भी सबूत हैं। उनके पास ये सबूत मौजूद हैं कि उनके घोड़े या उनके एमएनएज, चाहे वो मखसूस नशस्तों पर हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़कर आए हैं, चाहे आज़ाद जीत कर उनके अंदर शामिल हुए हैं, इनको ख़रीदा जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं कि अराकीन को ख़रीदना, उनकी बोली लगाना। और इसके सबूत इमरान खान साहब के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कराची से एक जहाज़ चला था और उस जहाज़ में किस तरीके से, कब और कैसे पैसे जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचाए गए और फिर पैसों को और कहां कहां पहुंचाया गया, तो ये सारा जो है वो पैसा कैसे कैसे गया, इसके बारे में भी इमरान खान साहब के पास सबूत मौजूद हैं। और वो सबूत वो आने वाले दिनों में मीडिया के सामने रखेंगे। और 27 तारीख का जो जलसा है जिससे सब परेशान थे, वहाँ पे अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक रिमार्क्स की सूरत में उन्होंने ये कहा कि आप इस लड़ाई को पार्लियामेंट के अंदर लड़ें, अपनी ताकत का मुजाहरा करें। और दूसरा जो रेड जोन है वहाँ पे उन्होंने एक तजवीज़ दी, अदालत ने, हुक्मनामा नहीं था लेकिन उनकी तजवीज़ थी कि यहाँ पे दूर रखा जाए पॉलिटिकल जत्थों को या ग्रुप्स को या एक्टिविटीज़ को। तो इस पे जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इस्लामाबाद में जलसा करने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी जो रेड जोन का एरिया है ना, जहाँ पे डी चौक, यहाँ पे हम नहीं करने देंगे। तो ना अब इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत जलसा कर सकेगी ना अपोजिशन कर सकेगी। हुकूमत ने फौरी तौर पे परेड ग्राउंड जो है उसको बुक कर लिया। परेड ग्राउंड वहां से हटके एक इलाका है और बहुत बड़ा एरिया है, ये भी बहुत बड़ा एरिया, यानी डी चौक से भी बड़ा आप कह सकते हैं। तो उसका इंतखाब कर लिया हुकूमत ने फौरी तौर पे, जबकि अपोजिशन किसी और इलाके में अगर करना चाहे तो वो कर सकती है। ये हुकूमत के लिए कामयाब हो जाने की निशानी है। वजह यह है कि अगर हुकूमत यहां डी चौक में आती तो अपोजिशन ने कहना था हमने भी आना है, और उससे वो तसादुम होना था जिससे हमेशा नुकसान हुकूमत का होता है, नंबर एक। नंबर दो, डी चौक में अगर हुकूमत आती तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास ये जवाब होता कि वो अपने अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को, डंडा बरदार फोर्स को पहुंचा सकें डी चौक तक, क्योंकि एक जमात के कारकुन आएंगे तो दूसरी जमात के कारकुन भी वहां तक आएंगे ना। तो जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के डंडा बरदार कारकुन आएंगे तो तसादुम 100% होगा। लिहाजा इस तसादुम का फायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब को या हुकूमत को होना था। अब अपोजिशन ये जवाब खो बैठी है कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में, सिंध हाउस में या रेड जोन के इलाके में या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के बाहर अपने खाकी वर्दी वाले मलबूस जो प्राइवेट मलेशिया है उसको वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब या अपोजिशन पहुंचा सकें, तो ये अब नहीं हो सकेगा। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ने वैसे यकीन दिला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जो आना चाहे वो आ जाए, जो वोट डालना चाहे हम जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, लेकिन जो वोट डालेगा उस पर 63A जो आर्टिकल का है वो उसकी जद में आ जाएगा। अब अपोजिशन का जो सारा इन्हिसार है वो इस अदालती कार्रवाई पे है। जरा इसको तकनीकी तौर पे आप देखें कि क्यों आज बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी एक दिन पहले की बात है, कल बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ क्यों सारे अदालत के अंदर गए। उनको ये पता है और वो ये यकीन दिला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को कि आपको हम नाअहल नहीं होने देंगे। अगर आप 1-2 महीने के लिए डी सीट हुए भी तो हम वापस आपको आपकी नशिस्त के ऊपर ले आएंगे। ये है वो मामला। यानी 1-2 महीने के अंदर अंदर अगर आपको डी सीट हो जाते हैं तो 2 महीने की ज़्यादा डी सीट हो गए, आप नाअहल होंगे, इलेक्शन होगा तो आप दोबारा आगे इलेक्शन लड़ेंगे और हम आपको अपना टिकट देंगे। इस बात का भी यकीन दिलाते हैं कि आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सदारती रेफरेंस दायर किया गया है तो वो लोग खासे परेशान हैं कि ये ना हो कि सीट से भी हाथ धो बैठे
और थोड़े बहुत पैसे लेकर जो है वो मुंह काला हो जाए, क्योंकि सियासतदान तो बहुत बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी। उसके बारे में फिर किसी दिन प्रोग्राम करेंगे कि कैसे कैसे ये लोग पैसा कमाते हैं। बहरहाल ये अगर नाअहल हो जाते ताहयात तो फिर तो इनकी सियासत ही गई, और फिर अगर इनका वोट शुमार नहीं होता तो फिर वोट भी ज़ाया हो गया। तो अब ये उनके सर्वाइवल का मामला है अपोजिशन के। अगर इमरान खान को हटाना है तो यही उनका सर्वाइवल है, और उसके लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को वोट डालने दिया जाए, बल्कि वो जो वोट डालें वो वोट इस तरीके से हो कि वो काउंट हो। ऐसा ना हो कि वो वोट काउंट ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 4 सवालात जो हैं वो बड़े अहम उठाए हैं सदारती रेफरेंस में हुकूमत ने। इन 4 सवालों को हमने याद रखना है। देखिए 4 चीज़ें अदालत के सामने रखी गई हैं। अदालत ने 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो बताना है कि ये कैसे हो सकती हैं। सिर्फ 4 चीज़ें। इन 4 चीज़ों को दिमाग में रखेंगे, सारी बात समझ आ जाएगी। इन 4 चीज़ों को हैमर करें, इन 4 चीज़ों को पूरी कौम को बताएं, इन 4 चीज़ों को अपने आसपास के लोगों को बताएं, और बताएंगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 4 सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नंबर 1 कि क्या ऐसे बंदे को रोका जा सकता है जो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने जा रहा है? यानी वोट लिया इमरान खान के नाम पे, लोगों ने दिया इमरान खान को, बीच में से राजा रियाज जाके शहबाज शरीफ या बिलावल के साथ मिल जाए, तो क्या उनको रोका जा सकता है? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, राजा रियाज अगर वोट डालने से उनको रोका नहीं जा सकता और वो जाकर वोट डाल देते हैं, तो क्या वो वोट गिनती के अंदर शामिल होना चाहिए? क्योंकि वोट तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए, और इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक माजी में फैसला भी मौजूद है 90s में। 12 जजेस का बेंच था जिसने ये फैसला दिया था। तो क्या अगर नहीं रोक सकते तो वो जब वोट डालेगा तो वो वोट काउंट होगा या नहीं होगा? उसको 172 की जो गिनती अपोजिशन ने पूरी करनी है उस गिनती का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना? ये बड़ा अहम दूसरा सवाल है। तीसरा, जब ये बंदा डी सीट होगा गलत वोट डालने के ऊपर, तो इसकी नाअहली कितनी होगी? क्या 2 महीने के बाद ये बंदा वापस आ जाएगा? ये तो सादिक और अमीन नहीं रहा, क्योंकि इसने वोट लिया इमरान खान के नाम पे, इसने वफादारी का हलफ दिया था, फिर उसके बाद ये वोट इसके बाद अमानत था और इसने जाकर कहीं और डाल दिया, तो सादिक और अमीन नहीं रहा, तो उसके मुताबिक तो फिर ताहयात नाअहली हो जाती है। तो क्या ये बंदा 10 साल के लिए नाअहल होगा, ताहयात नाअहल होगा, या नाअहली कितनी होगी? इसके बारे में अगला सवाल है। और फिर आखिर में अदालत से ये पूछ लिया तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोकें? ये जो पैसे का लेन देन है ये तो रात के अंधेरे में करते हैं, बैरून मुल्क में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, कभी कैश के अंदर पेमेंट करते हैं, तो किसी को क्या पता? अब इमरान खान कह रहे हैं उनके पास शवाहिद हैं, लेकिन क्या वो इतने काफी हैं कि कानूनी तौर पर सजा दी जा सके? तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोका कैसे जाए, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया है। अब इनके ऊपर तलवार लटक रही है सारे अरकान के ऊपर जो मुनहरिफ हैं, कि ये ना हो जाए कि हम वोट डालने जाएं, वोट भी दे दें, वोट की गिनती भी ना हो और ताहयात नाअहल भी हो जाए, हमारे पल्ले भी कुछ ना बचे, सियासत भी गई, नुकसान भी हो गया और वोट का फायदा भी नहीं हुआ, और इमरान खान भी वहीं पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे, और फिर वो रहा तो वो तो इनको भी नहीं छोड़ेगा, दोबारा वहां पे इलेक्शन करवाएगा और अपना बंदा जितवाएगा, तो हल्के की सियासत भी खत्म। तो इस तरीके से जो है वो अदालत ने कहा कि इसके ऊपर जल्दी कोशिश करेंगे फैसला कर दें, तो एक लार्जर बेंच इस पर बना दिया गया है। तो इमरान खान साहब ने इन सबको फंसा लिया है, इनको बांध लिया है, अपोजिशन के साथ साथ उन अरकान को भी जो उनके खिलाफ गए हैं। देखिए मुमकिन है इस लड़ाई के अंदर इमरान खान साहब की जीत ना हो पाए, हो सकता है कि वो बाहर हो जाएं, क्योंकि जो हाथ अगर तो बैरूनी हाथ हैं तो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए सर्वाइव करना। इसके पीछे पैसा भी होगा, इसके पीछे दबाव भी होगा, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। मरियम नवाज साहिबा जो कल तक फौज को बुरा भला कहती थी, वो ये कहते थे कि जनरल बाजवा ने ये कर दिया, फलां जर्नैल ने ये कर दिया, फलां जर्नैल ने मुझे धमकी दे दी, फलां ने कहा कि वो मुझे क्रश कर देंगे, और वो जर्नैलों के ऊपर दिन रात अटैक करती थी, उनको अदालत के अंदर लाकर घसीटना, उनको निशाने इबरत बनाना, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगवाना, ये सारी चीज़ें मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ करते थे। आजकल वो फौज के जो है वो नगमे गा रहे हैं, आजकल वो फौज के हक में बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप फौज के साथ लड़ें, यानी उकसाना, इंस्टिगेट करना यानी उकसाना। PMLN के मीडिया सेल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाली अकाउंट बनाए और ये उसके सबूत मौजूद हैं जो इदारों के पास भी अब पहुंच गए हैं। ये पूरी एक फाइल है जिसको मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूं। इस फाइल में आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो मीडिया सेल के लोग हैं उन्होंने और इसके अलावा इदारों ने ढूंढ निकाला कि ये PMLN के अकाउंट्स हैं
जिन्होंने धड़ाधड़ फौज के ऊपर तनकीद शुरू की, लेकिन इन्होंने जो अकाउंट्स बनाए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जाली बनाए और फिर उनको मजीद तशहीर करने के लिए, यानी मेरे नाम का एक जाली अकाउंट बना के कोई किसी को, मेरे दोस्त को गालियां दे दे और कुछ और लोग उसको उठाएं और उठा करके देखो जी ये तो इसका दोस्त है, इसको गालियां दे रहा है। तो ये इस तरह का काम किया है इन्होंने। लिबरल्स को भी इस्तेमाल किया, खूनी लिबरल्स को, और उसके अलावा इन्होंने अपने मीडिया सेल को भी इस्तेमाल किया। बड़ी बारीक वारदात डाली थी मरीम नवाज साहिबा के मीडिया सेल ने, लेकिन वो पकड़े गए और बहुत बुरी तरह बेनकाब हुए हैं। अब इसके अलावा जो है वो बड़ी खबर ये है कि काफ लीग का एक और दाव सामने आया है सियासी। तरीन ग्रुप के अंदर जो बंदे मौजूद थे उनमें से कुछ बंदे नून लीग के पेरोल पे थे और कुछ बंदे जो हैं वो काफ लीग के पेरोल पे थे। तरीन तो उन्हें कुछ नहीं दे सकते थे, तो काफ लीग के साथ जिन एमपीएस के या जिन लोगों के करीबी राब्ते थे, वक्त पे उनको काम में लाया जा सके, उनको उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप में रखा हुआ था। इसी तरह नून लीग ने भी अपने कुछ बंदे जहांगीर तरीन ग्रुप में रखे हुए थे। जहांगीर तरीन ग्रुप में फूट पड़ गई है और उनके बंदे वापस उस्मान बुज़दार के पास आ गए हैं। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। काफ लीग को लगा कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करके वजारत आला की सीट ले लेंगे। इसमें इमरान खान जीते या हारे, अपोजिशन जीते या हारे, काफ लीग इस पर नहीं जीत पाई, बल्कि उन्होंने अपनी एक जो बड़ी ज़बरदस्त सियासत थी पाकिस्तान में, जो उनकी एक सियासी इज्जत और कद था, उसका बेड़ा गर्क कर लिया और अपने आप को एक्सपोज कर लिया, सिर्फ वजारत आला पंजाब 1 साल के लिए। ऐसा ही लगता है फिलहाल तो हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून ने भी काफ लीग से दगा किया, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाएंगे। उन्होंने किया ये, नून लीग जाके मिली डायरेक्ट जहांगीर तरीन से। उन्होंने कहा जी हमारे इतने वोट कम है, आप हमारे साथ मिलें, दफा करें चौधरियों को, हमजा शहबाज को बनाते हैं वज़ीर आला पंजाब और आपके सारे मसले हम हल कर देते हैं, तो तरीन साहब आपको शिकायत भी कोई नहीं होगी। तो इस तरीके से तरीन ग्रुप जो है वो हमजा शहबाज के साथ मिल गया था। तो चौधरी बरादरान ने फौरी तौर पे तरीन ग्रुप को कमजोर करने के लिए उस ग्रुप में से कुछ बंदे निकाले और वापस उस्मान बुज़दार के पास भेज दिए, और आज उन बंदों की उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात हुई है। यानी काफ लीग को यह नजर आ गया कि उस्मान बुज़दार ही रहेगा तो बेहतर है, वरना नून लीग ने तो आगे हमारा और ज्यादा बेड़ा गर्क कर देना है, और हो सकता है कि जो स्पीकरशिप है वो भी हमारे हाथ से चली जाए, क्योंकि काफ लीग ने अभी तक वफाक के अंदर यकीन दहानी नहीं करवाई नून लीग को कि वो उनके साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे। वैसे एक खबर और है, अभी मैच्योर नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका हिंट दे देता हूं कि एक पार्टी अपोजिशन की जो है वो एक छोटा सा कहीं किसी जगह से एनआरओ हासिल करके अपने आप को इस सारी मूव से अलग करने वाली है। आपको नजर आएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।